शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की जाल तो समझिए। हमारी नजर चुनाव की हर एक जाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। पहले झट से देख लीजिए 4 बड़ी खबर जिस पर आज होगी हमारी नजर। सबसे पहले, तेजस्वी के चेहरे से कांग्रेस को कोई दिक्कत है क्या? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर हम चर्चा करेंगे, इसकी चाल भी समझाएंगे। नीतीश का ईमानदारी में कौन करेगा मुकाबला, ये है सबसे बड़ा सवाल। जन्मदिन पर संघ प्रमुख के बारे में पीएम मोदी ने क्या कहा, ये भी एक सवाल। औरंगाबाद जिले की सीटों का चुनावी गुणा गणित भी इस बुलेटिन में आपको समझाएंगे, तो देखते रहिए हमारा ये खास बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। और देखिए, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने लगातार दूसरे दिन सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम लेने से परहेज किया है। अल्लावरू ने फिर कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जनता तय करेगी, और यही बात पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी कही है। आपको बता दें कि आरजेडी सांसद मनोज झा ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता तेजस्वी को चेहरा तय कर चुकी है। सवाल है कि क्यों कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम समय बाकी है, लेकिन महागठबंधन में सीएम फेस पर क्लेश थमने का नाम नहीं ले रहा। अब देखिए ना, राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने लगातार दूसरे दिन सीएम फेस के सवाल को ये कहते हुए गोलमोल घुमा दिया कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता चुने तो बेहतर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। तारीख बदल गई, लेकिन तेजस्वी पर कृष्णा अल्लावरू का बयान नहीं बदला। कुछ ऐसा ही बयान बार बार कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी दे रहे हैं। तेजस्वी जी संयोजक हैं और मुख्यमंत्री जनता बनाती है। हालांकि आरजेडी सांसद मनोज झा कह रहे हैं कि बिहार की जनता तेजस्वी का चेहरा तय कर चुकी है। बार बार कह रहा हूँ, अगर तेजस्वी जी स्वयं भी चाहे तो अपने नाम को पृष्ठभूमि में नहीं ले जा सकते। अब मनोज झा जो भी कहें, लेकिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कमोबेश ज्यादा पार्टी के नेता तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का सवाल टालते ही रहे हैं। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। वो भी तब जबकि राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस बता चुके हैं। बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? महागठबंधन में चेहरे पर जिस ढंग से चिक जारी है, उस पर तो यही सवाल उठेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं। क्या महागठबंधन 2025 के चुनाव में बिना सीएम फेस के ही उतरेगा? अगर हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस क्यों तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब चुनाव की चाल को समझते हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी के नाम पर आखिर कांग्रेस तैयार क्यों नहीं है। तो देखिए, तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस के अंदर अलग अलग राय है। राहुल गांधी तेजस्वी को लेकर पूछे गए सवाल को गोल मोल घुमाकर टाल जाते हैं, जबकि बिहार कांग्रेस प्रभारी ये कहते हैं कि बिहार की जनता चेहरा तय करेगी। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष गोल मोल जवाब देते हैं, तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह साफ साफ ये कहते हैं कि तेजस्वी पर कोई संशय नहीं है। अब चुनाव की चाल आपको समझा देते हैं कि आखिर तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस इकरार क्यों नहीं कर रही है, क्यों इस नाम को लेकर तैयार नहीं है। तो देखिए, करीब 2 दशक से आरजेडी की बी टीम कांग्रेस रही है। लालू प्रसाद जैसे जैसे मजबूत हुए, कांग्रेस वैसे वैसे कमजोर होती चली गई, और अब कांग्रेस अपना वजूद वापस पाना चाहती है। कांग्रेस बिहार में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, और यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव के चेहरे पर कांग्रेस मोहर लगाने को तैयार नहीं है। तेजस्वी को आगे कर राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा कांग्रेस और नहीं बढ़ाना चाहती है। प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए ज्यादा सीट की चाहत कांग्रेस रखती है। साल 2020 के बराबर 2025 में भी
कांग्रेस सीट चाहती है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं मानना चाहती है कांग्रेस, उन्हें सीएम का चेहरा नहीं मानना चाहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि नीतीश के चेहरे के आगे सब फेल है। महागठबंधन में जारी सीएम के चेहरे पर चिक-चिक को लेकर पीयूष गोयल ने बड़ा हमला बोला है, जिस पर सियासत भी गर्मा गई है। ये रिपोर्ट पहले आप देखिए। महागठबंधन में सीएम फेस पर जारी क्लेश को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को जोरदार निशाना साधा। पीयूष ने ये पंच लगाया कि सीएम नीतीश के चेहरे के सामने सब फेल है। विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। विपक्ष दिशाहीन है। वो सीएम फेस अनाउंस करे या ना करे, नीतीश जी के फेस के सामने कोई खड़ा नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल महागठबंधन में चेहरे पर जारी चिक-चिक पर चुटकी ले रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने कोई भी गठबंधन, कोई भी नेता नहीं चलेगा। ऐसे गठबंधन के नेताओं के हाथ में बिहार का शासन नहीं जा सकता है। पीयूष गोयल के बयान के बाद जेडीयू का जोश हाई है, लेकिन आरजेडी को ये बात रास नहीं आ रही। तेजस्वी सरकार बिहार की जनता बनाने जा रही है, इसलिए केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी बिहार की जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। देखना होगा सीएम नीतीश के मुकाबले महागठबंधन किसी चेहरे का ऐलान करता है या बिना सीएम फेस के ही चुनाव मैदान में उतरता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार पर दो बड़े बयान आए। एक बयान नीतीश कुमार के घोर विरोधी बन चुके प्रशांत किशोर ने दिया और विरोध में भी होते हुए प्रशांत किशोर ने यह कहा कि नीतीश कुमार एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरा बयान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का है। पीयूष गोयल ने कहा कि सीएम नीतीश के चेहरे के सामने सब फेल है और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और इसी बयान को लेकर हम आपको चुनावी चाल समझाते हैं। नीतीश का ईमानदारी में कौन करेगा मुकाबला, क्योंकि समर्थक तो समर्थक, विरोधी भी इन्हें ईमानदार कहते हैं। अब सवाल है कि नीतीश कुमार को लेकर ये बयान आखिर क्यों दिए गए, क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही ईमानदार नेता हैं। दरअसल 2005 से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूमती रही है। नीतीश जिसके साथ सरकार में रहते हैं, सरकार उसी की बनती है। और 2005 में नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनता दल को हटा दिया था। साल 2010 में फिर एनडीए की सरकार सीएम नीतीश ने ही बनाई और 2015 में नीतीश आरजेडी के साथ गए और महागठबंधन की सरकार बिहार में एक बार फिर बन गई। वहीं साल 2020 अगर आपको याद हो तो नीतीश बीजेपी के साथ आ गए और एनडीए की सरकार बन गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जहां रहे, बिहार की सियासत वहीं इर्द गिर्द घूमती रही। प्रशांत किशोर ने ऐसा बयान क्यों दिया जो उनके धुर विरोधी हैं और इस वक्त चुनावी रणभूमि में उतरने की पुरजोर तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है, ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल 20 साल से सत्ता में है नीतीश कुमार और 20 साल सरकार चलाने के बाद भी उनका दामन बिल्कुल बेदाग है। आज तक नीतीश कुमार पर कोई आरोप नहीं लगे और यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने ये बड़ा बयान दिया। विरोधी होते हुए भी उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार एक ईमानदार नेता हैं। बढ़ते आगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उनके 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने भागवत के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की और उनके परिवार के साथ अपने गहरे संबंधों को भी याद किया है। 11 सितंबर यानी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत का 75वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहन भागवत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और भागवत को बधाई देते हुए एक संदेश लिखा। पीएम ने लिखा, वे एक असाधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा।
पीएम मोदी ने लिखा, हम स्वयं सेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघ चालक हैं जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। भागवत के 75वें जन्मदिन पर मोदी ने कहा कि संघ प्रमुख वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत उदाहरण है और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को संगठित करने, समता, समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में समर्पित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोहन भागवत को शुभकामनाएं दी और संगठन में उनके नेतृत्व की प्रशंसा की, जो बीजेपी के लिए वैचारिक प्रेरणा रहा है। लंबे समय से आरएसएस को एक ऐसा संगठन माना जाता था जो सार्वजनिक संवाद से बचता है। आलोचक संगठन पर गोपनीयता बरतने का आरोप भी लगाते थे। मोहन भागवत को इसे खोलने का श्रेय दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, हमारे इस खास बुलेटिन में हर रोज हम आपको बिहार के एक विधानसभा सीट के चुनावी गुणागणित को समझाते हैं, बताते हैं। तो चलिए आज भी इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे। विधानसभा सीटों के चुनावी गणित में आज हम बात करेंगे औरंगाबाद जिले के विधानसभा सीटों की। और सबसे पहले बिहार के औरंगाबाद जिले का इतिहास हम आपको बताते हैं। दरअसल औरंगाबाद जिले का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है और आज उसी गौरवशाली इतिहास वाले औरंगाबाद जिले की राजनीति की बात होगी। तो देखिए, औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। सबसे पहले वो 6 सीटें कौन कौन सी हैं वो आप जान लीजिए। गोह, ओबरा, नबीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद और रफीगंज, ये 6 सीटें हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद जिले की ये 6 विधानसभा सीटें जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। और कौन सी सीट अभी किसके पास है ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, औरंगाबाद में आनंद शंकर सिंह गोह से आरजेडी हैं, आरजेडी के विधायक हैं। भीम कुमार सिंह ओबरा से आरजेडी के विधायक हैं। वहीं ऋषि कुमार नबीनगर से आरजेडी के विधायक हैं। विजय कुमार सिंह की अगर बात की जाए तो कुटुंबा से कांग्रेस के विधायक हैं। राजेश कुमार रफीगंज आरजेडी से, मोहम्मद नेहलाउद्दीन वहां के विधायक हैं। यानी कि 6 सीटों में अभी किसका कब्जा किस सीट पर है, किस पार्टी के नेता हैं, कौन विधायक हैं, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। बढ़ते आगे, औरंगाबाद जिले की सीटों का चुनावी गुणागणित क्या है ये आप जरा समझ लीजिए। किस गठबंधन के पास कितनी सीट है ये भी जान लीजिए। दरअसल एनडीए के पास अगर हम बात करें तो अभी 0 सीटें हैं इस क्षेत्र में। वहीं महागठबंधन के पास 6 सीटें हैं। बढ़ते आगे, औरंगाबाद जिले की सीटों का चुनावी गणित किस प्रकार है ये भी समझिए। किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के पास 6 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं। और वहीं आरजेडी की अगर हम बात कर लें तो आरजेडी के पास 4 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 2 सीट है। यानी कुल मिलाकर 6 सीट में से इस वक्त महागठबंधन के पास ही ये 6 की 6 सीटें हैं। और देखिए, औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र चुनाव की चाल हम आपको समझाते हैं। औरंगाबाद सीट की चुनावी चाल आप समझिए। सबसे ज्यादा बार कौन कौन सी पार्टी वहां पर चुनाव जीती है ये भी हम आपको बताते हैं। कांग्रेस वहां पर 8 बार जीत चुकी है, वहीं बीजेपी 4 दफा। तो ये देखिए, औरंगाबाद की चुनावी गणित हम आपको समझा रहे हैं। औरंगाबाद सीट की चुनावी चाल को समझ लीजिए। देखिए, जीत किसकी हुई है, हार किसकी हुई है ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम अगर जीत की बात करें तो आनंद शंकर सिंह की जीत हुई और वहीं रामाधार सिंह कांग्रेस से हैं जिनकी हार की खबर आई। वहीं बीजेपी की अगर हम बात कर लें तो अंतर कितना रहा इन दोनों के वोटों में वो भी आप जान लीजिए। 2243 वोटों का अंतर रहा है। वहीं औरंगाबाद सीट की चुनावी चाल को हम आपको समझाते हैं। शुरुआती चुनाव में कांग्रेस का यहां पर दबदबा रहा है और कांग्रेस ने 1-2 बार नहीं बल्कि 8 दफा यहां से जीत हासिल की है। बीजेपी 4 चुनाव जीतकर काफी मजबूत हुई।
वहीं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी आरजेडी को भी वहां पर जीत मिली है। वहीं साल 2020 की अगर बात की जाए तो आरजेडी की जीत के मायने काफी खास रहे हैं। साल 2020 में पहली बार गैर राजपूत उम्मीदवार जीता और यहां पर 22% से भी ज्यादा राजपूत जाति के मतदाता हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार जहां पर जातीय राजनीति पुरजोर तरीके से होती है, वहीं पर हम जातीय किस प्रकार से वहां पर गुणागणित है, ये भी हमने आपको समझाया है। और देखिए, गोह विधानसभा सीट की भी हम बात कर लेते हैं। गोह विधानसभा क्षेत्र चुनाव की अगर बात करें तो गोह सीट की चुनावी चाल क्या है, ये आप समझिए। कौन कितनी बार जीता, कितनी दफा कौन हारा, ये आपको बताते हैं। कांग्रेस, सीपीआई, जेडीयू, समता पार्टी, एसपी, एसएसपी, बीजेपी, आरजेडी सबकी सीटों की संख्या हमने आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई है। कांग्रेस 4 दफा, सीपीआई 4, जेडीयू 4 और वहीं अगर हम अन्य सीटों की बात करें, एसपी 1, एसएसपी 1, बीजेपी 1 और आरजेडी ने 1 बार वहां से जीत दर्ज की है। तो वहीं गोह सीट की चुनावी चाल को समझते हैं। भीम कुमार सिंह, मनोज कुमार शर्मा आरजेडी और बीजेपी के कैंडिडेट रहे और दोनों की वोटों का जो अंतर है वो भी हम आपको बताते हैं। 35,377 वोटों का अंतर रहा जीत हार में, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो गोह सीट की जो चुनावी चाल है वो भी समझ लेते हैं। गोह सीट काराकाट लोकसभा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहां 2020 में पहली बार आरजेडी को जीत मिली और एनडीए के दल अलग अलग लड़े तो आरजेडी की जीत हो गई। यहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी है और इसीलिए यहां पर आरजेडी को जीत हासिल हुई। अब बात करते हैं ओबरा विधानसभा सीट की। ओबरा विधानसभा क्षेत्र चुनाव में अगर हम बात करें तो 17 सीट की बात कर लेते हैं, जहां ओबरा सीट की चुनावी चाल में कौन कितनी बार जीता है, कितनी बार हारा है, ये भी जान लीजिए। कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल, जेडी, जेपी, एसपी, एसएसपी, बीजेपी, एलडी, आईएनडी कौन सी पार्टी कितनी दफा इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है, इसकी जानकारी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं। कांग्रेस 4 दफा, वहीं अगर हम बात करें आरजेडी की तो 4, उसके अलावा जेडी, जेपी, एसपी, एसएसपी, बीजेपी, एलडी, आईएनडी सभी ने एक एक बार वहां से जीत हासिल की है। बढ़ते आगे, ओबरा सीट की चुनावी चाल आप समझ लीजिए। ऋषि कुमार, प्रकाश चंद्र, आरजेडी, एलजेपी और इन दोनों के बीच जो जीत हार का अंतर रहा वो 22,233 वोटों का रहा है। वहीं ओबरा सीट की चुनावी चाल को अगर समझें तो ओबरा काराकाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ओबरा में कभी किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। यहां से हर विचारधारा के उम्मीदवार जीतते आए हैं और हाल के सालों में आरजेडी ने वहां पर अपनी पकड़ को काफी मजबूत किया है। पिछले 5 में से 4 चुनाव में आरजेडी की जीत हासिल हुई है वहां से और 2020 में एनडीए में बिखराव का आरजेडी को फायदा मिल गया। एलजेपी, जेडीयू के अलग अलग लड़ने से वोटों का बिखराव हुआ और 2025 में एनडीए एकजुट रहा तो रिजल्ट बदल सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और देखिए, नबीनगर विधानसभा सीट की भी जानकारी हम आपको देंगे और आपको ये भी बता दें कि नबीनगर सीट की चुनावी चाल क्या है। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सीपीआईएमएल, जेपी, एलजेपी, बीपी अलग अलग पार्टियों ने 8, 3, 2, 1 बार वहां से अपनी चुनावी रणभूमि में जीत हासिल की है। तो ये था आज औरंगाबाद के 6 अलग अलग विधानसभा सीटों का चुनावी गुणागणित, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। और इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।